नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। सबसे पहले अगर मेरी आवाज आ रही है, वीडियो अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल हम लोगों ने शुरुआत की थी अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसी पहलू हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई थी हमारी। हमने ब्रह्मांड को समझा था। ब्रह्मांड से संबंधित जो कुछ अवधारणाएं हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा शुरू हो चुकी थी, जहां पर हमने पहले तारों के बारे में चर्चा की और उसके बाद हमने सूर्य के ऊपर चर्चा की। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आगे चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम ग्रह किसको कह सकते हैं, कैसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनको ग्रह कहा जा सकता है और इनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं जो हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो उन बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह के साथ क्या-क्या हमारे पास अ, महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई नजर आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रह की बात करें तो ग्रह, अगर मैं कहूं कि ग्रह क्या है, तो किसी भी खगोलीय पिंड को अगर हम एक ग्रह कहकर परिभाषित करना चाहते हैं तो कैसे परिभाषित करें, उसके लिए क्या क्या मापदंड होते हैं, इन बातों को समझें आप। तो सबसे पहले जब हम ग्रह की बात करते हैं तो ऐसा खगोलीय पिंड है जो कि किसी एक तारे की परिक्रमा करे। सबसे पहली बात कि तारे की परिक्रमा करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी 8 हमारे ग्रह हैं वे सारे सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। करेक्ट? ठीक है। उसके अलावा दूसरी बात कि अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार होने के लिए पर्याप्त विशाल हो। तो जिस प्रकार की बात हमने तारों के बारे में भी की थी, सूर्य के बारे में भी हमने ऐसा ही देखा कि इन सब का जो गोलाकार आकृति इनकी जो होती है, उसके पीछे का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। कि गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार से उन्हें चारों ओर से जितने भी पदार्थ होते हैं उसको खींचकर इस प्रकार से इन्हें गोलाकार बनाता है। तो जो बात तारों के लिए हमने देखा था वो यहाँ पर भी है। लेकिन क्योंकि ये तारों के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो ये तारा तो नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो इस बारे में है कि यदि हम तारों की बात करें तो तारों के भीतर हमें पता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होते रहती है। तो ये जो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो इनके भीतर होता है उसके कारण ये काफी बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं, जो कि ग्रहों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों के केंद्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण नाभिकीय अभिक्रियाएं हों। ठीक है, तो वहां पर भी तारों से बहुत अलग हो जाते हैं ग्रह। अब जहां तक बात है ग्रह की, तो एक बात याद रखेंगे कि वर्ष 2006 तक वर्ष 2006 तक केवल ये जो पहले दो मापदंड हैं, केवल यही दो मापदंड किसी भी ग्रह को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। उसके बाद लेकिन 2006 में एक छोटी सी यहाँ पर बदलाव, एक छोटा सा यहाँ पर हमें बदलाव देखने को मिलता है। और ये बदलाव क्या है कि एक और नया मापदंड जोड़ दिया गया। और यह नया मापदंड क्या कहता है कि यह अपने आसपास के ग्रहीय क्षेत्र को साफ कर देता है। अब ये आसपास के ग्रहीय क्षेत्र को साफ करने का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो आप यह जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है ना। साथ ही साथ आपको यह पता है कि पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है और ये चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, यही चंद्रमा अगर पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा न करके सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता, ठीक है, अगर हमारा जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा ना करके यदि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रहा होता, तो वैसे में हम कहते कि पृथ्वी ने अपने आसपास के ग्रहीय क्षेत्र को साफ नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए किसी भी ऐसे खगोलीय पिंड जिसको हम ग्रह कहना चाहते हैं, इसके अगल बगल कोई दूसरा भी ऐसा खगोलीय पिंड हो जिसका कि एक स्वतंत्र परिक्रमा चक्र हो, जो कि बिल्कुल भी इस ग्रह से किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता, तो वैसे में हम कहेंगे कि यह जो ग्रह है ये अपने ग्रहीय क्षेत्र को साफ नहीं कर पाया है। और यदि ग्रहीय क्षेत्र को साफ न कर पाए तो उसे हम ग्रह भी नहीं कहेंगे। तो वैसे में एक दूसरे प्रकार से परिभाषित करते हैं और इसे हम कहते हैं वामन ग्रह।
वैसे में कहा जाता है इन्हें वामन ग्रह। तो वामन ग्रह का मतलब क्या हो जाता है? वामन ग्रह का अर्थ हो जाता है जब कोई खगोलीय पिंड पहले दो मापदंडों को पूरा करे, परंतु तीसरे को नहीं। परंतु तीसरे को नहीं। तो वैसे में हम इन्हें वामन ग्रह कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ड्वार्फ प्लैनेट। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको परिभाषित किया जाता है। तो हमने देखा कि ये जो नया मापदंड है, ये जो तीसरा मापदंड है, ये 2006 में जोड़ा गया था। 2006 के पहले तक अगर हमें किसी भी खगोलीय पिंड को परिभाषित करना अगर हम चाहते थे कि इसे एक ग्रह के रूप में परिभाषित करें, तो वैसे में केवल पहले दो मापदंडों को जो भी ग्रह पूरा कर पाते थे, जो भी खगोलीय पिंड पूरा कर पाते थे, उनको ग्रह कह दिया जाता था। लेकिन 2006 में ये तीसरा मापदंड भी यहाँ पर जोड़ा गया कि केवल इन दो मापदंडों से नहीं बल्कि तीसरा मापदंड भी जब पूरा होगा तभी ऐसा देखने को हमें मिलेगा। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, चलो एक नया काम करते हैं बैठकर, शायद काम की कमी हो गई होगी उनके पास और उन्हें लगा कि नहीं, एक और नया मापदंड यहाँ पर जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं था। हमने क्या देखा कि एक प्लूटो, आपको याद होगा कि पहले हम लोग कहते थे कि 9 ग्रह होते हैं और प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था। और उस समय प्लूटो था 9वां ग्रह, लेकिन प्लूटो के पास में हमें एक नया खगोलीय पिंड मिला। एक नए खगोलीय पिंड की खोज हुई, जो कि दिखने में प्लूटो जैसा ही था, आकार में प्लूटो जैसा ही था। उसकी भी जो आकृति है वो गोलाकार थी। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा वो खगोलीय पिंड भी करता है। तो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी कर रहा है, यानी पहला मापदंड भी सही है। अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार भी है, तो ये बात भी सही है। तो वैसे में बात हुई कि इसे भी ग्रह क्यों नहीं कहा जाए, इसको भी ग्रह ही कहना चाहिए। इसका नाम था एरीज। एरीज। अब ये जो एरीज है, ये एरीज हमें मिला बिल्कुल प्लूटो के पास। बिल्कुल प्लूटो के पास। और लेकिन प्लूटो से बिल्कुल भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ना ये प्लूटो से प्रभावित हो रहा था, ना प्लूटो इससे प्रभावित हो रहा था। और दोनों के अपने अपने परिक्रमा चक्र थे, जो कि सूर्य के चारों ओर का था। तो वैसे में बात हुई कि फिर तो एरीज को भी ग्रह कहना चाहिए। एरीज हमारा 10वां ग्रह हो जाता है वैसे में। तो बात फिर ये उठी कि अगर हम इस प्रकार से अगर करते चले जाएंगे, तो पता नहीं कितने नए ग्रहों की खोज होती चली जाएगी और ग्रहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं करते हैं और कुछ ऐसा करें कि ग्रहों की संख्या जो है उसको हम सीमित रख सकें। तो इसीलिए ये नया जो मापदंड है, इसको इसीलिए जोड़ा गया। तो पहले प्लूटो जो था, हमारे जमाने में प्लूटो हुआ करता था ग्रह, और उसके बाद एरीज के खोज के बाद जब ये नया मापदंड जोड़ा गया, तो उसके बाद से हमने देखा कि प्लूटो जो है उसको अब ग्रह नहीं कहा जाता। प्लूटो को अब हम कहते हैं कि प्लूटो हो गया वामन ग्रह। तो एरीज हो गया वामन ग्रह, प्लूटो हो गया वामन ग्रह। एक और है सीरीज, वो भी हो गया वामन ग्रह। उसके अलावा भी कई सारे अलग अलग प्रकार के वामन ग्रह हैं जो हमें मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि वामन ग्रहों की जो संख्या है वो भी सीमित ही है, लेकिन हम इतना समझते हैं कि वामन ग्रह भी कई सारे हैं। और इतना बस समझिए कि वामन ग्रह उनको कहेंगे जो भी ऐसे ग्रह हों जो कि पहले दो मापदंडों को पूरा कर रहे हों और तीसरे को पूरा ना कर पाए, यानी कि उनके उस ग्रह के आसपास भी कोई दूसरा ग्रह हो, कोई दूसरा खगोलीय पिंड हो जिसका एक स्वतंत्र अपना परिक्रमा चक्र है, जो कि इस
इस ग्रह से या इस खगोलीय पिंड से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो वैसे में उसको वामन ग्रह कहा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि प्लूटो को एक वामन ग्रह अब हम कहते हैं। प्लूटो वामन ग्रह हो गया, एरीज वामन ग्रह हो गया। सीरीज और एक और वामन ग्रह हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये सारे अब वामन ग्रह कहलाते हैं। अब जब ग्रहों की बात हो रही है तो ग्रहों के बारे में कुछ-कुछ बात है जो कि आपको समझना होगा कि आखिर जब हम किसी को ग्रह कहते हैं तो हमें इतना तो पता है कि 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। अब ये जो 8 ग्रह हैं इनके ऊपर भी कुछ-कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि इनको लेकर के काफ़ी प्रमुख हैं। तो ये कौन-सी बातें हैं इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ दिया जाए। कभी-कभार इस बात की संभावना रहती है कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इस बात को समझते हैं। तो कुछ भी अगर मान लीजिए किसी भी ग्रह को लेकर के कोई भी ऐसी बात है जो कि बिल्कुल अलग है, जो कि बाकी ग्रहों से इसे बिल्कुल अलग कर देती है, तो वैसे में इस प्रकार की बातें पूछी जा सकती हैं। देखिए सामान्य तथ्य आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि परिक्रमा अवधि कितनी है या फिर चंद्रमा की कितनी संख्या कितनी है या फिर अ घूर्णन में कितना समय लगता है या मान लीजिए त्रिज्या कितनी है, इस तरह की बातें नहीं पूछी जाएँगी। आपसे अगर पूछा जाना होगा तो जो भी उस ग्रह के बारे में कुछ ऐसी बात है जो उसे बड़े विशेष बनाती हैं, तब उस तरह की बातें आपसे पूछी जाएँगी। तो यहाँ पर चलिए मैं ही आपसे पूछूँगा कुछ-कुछ बातें, आप मुझे उत्तर देते चलें, कमेंट में आप लोग उत्तर देते चलें और उसके बाद फिर हम लोग उस पर चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूँ कि सूर्य के सबसे निकट कौन-सा ग्रह है? जल्दी से बताइए। सूर्य के सबसे निकट, कमेंट पे लिखते चलेंगे सब लोग। हाँ, बुध है, मरक्यूरी है, बिल्कुल सही बात। तो बुध ग्रह हो गया। सारे ग्रहों के आपको हिंदी नाम पता है? सारे ग्रहों के सब लोगों को हिंदी नाम पता है या नहीं है? काफ़ी लोग क्योंकि यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अंग्रेजी में भी लिखा है। पता है? चलिए बहुत बड़ी बात है। जिसको नहीं पता है मैं साथ-साथ लिखता चलूँगा। तो सूर्य के सबसे समीप लिखना था, माफ़ कीजिएगा। सूर्य के सबसे समीप। अब मैं पूछूं कि अगर दूसरा मेरा प्रश्न है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बिल्कुल सही। काफी लोगों ने लिखा है, काफी लोग गलत भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं। सबसे गर्म ग्रह हो गया शुक्र यानी वीनस, है ना? सबसे गर्म ग्रह। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि सूर्य के सबसे निकट है कौन सा? बुध ग्रह। लेकिन सूर्य के सबसे निकट होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, बल्कि शुक्र है, जो कि सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है। ऐसा क्यों? कोई ये बता सकता है मुझे? ऐसा क्यों हुआ है कि बुध की जगह पे शुक्र क्यों सबसे गर्म है? हाँ, योगेश बिल्कुल सही, अभय बिल्कुल सही, अंशुमन बिल्कुल सही, रचना बिल्कुल सही, प्रांजल, मालती, अंकुल, चलिए बहुत बढ़िया बात है, सब लोग सही उत्तर दे रहे हैं। तो इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक ग्रीन हाउस के रूप में परिभाषित करते हैं। और ग्रीन हाउस कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी गैस अगर ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब ये होता है कि वो ऊष्मा को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि वो ऊष्मा को अवशोषित करके उस ग्रह के भीतर ही बांध लेते हैं। और कई जगह पर आप देखेंगे कि वहां पर ग्रीन हाउस उसको कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस उनको कहा जाता है। तो खैर ऐसे भी पर्यावरण की कक्षाएं आपकी होने वाली है, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अब
ग्रीन हाउस गैस के कारण आज हम जलवायु परिवर्तन की बातें यहाँ पर भी करते हैं, पृथ्वी पर भी करते हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पृथ्वी का तापमान किस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कार्बन डाइऑक्साइड की तापमान को बढ़ाने में, जलवायु परिवर्तन में, तापमान की वृद्धि में इसका कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ होता है। और पृथ्वी पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको पता है? पृथ्वी पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.038%। बिल्कुल सही अभय, बिल्कुल एकदम सटीक आपने नंबर दिया। तो 0.03 या 0.4 आप कह सकते हैं। तो पृथ्वी पर है केवल समझ लीजिए 0.038%, बस। वीनस पर यानी शुक्र पर कितना है ये आपको पता है? हाँ, 95%। 95% से भी अधिक, थोड़ा 95% से भी थोड़ा अधिक ही है। तो आप सोचिए कि कहाँ यहाँ पर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रोते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जहां पर सोचिए, जहां पर 95% से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां की क्या दुर्दशा होती होगी, आप ही अनुमान लगाइए इस बात का। तो यही कारण है कि क्यों शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% से भी अधिक है। तो इसीलिए ये एक और बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद फिर एक और अगर मैं पूछूं, सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, ये बता सकता है कोई? चलिए, बहुत लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। काफी लोग इसमें फंस भी रहे हैं। चलिए, इसको मैं आपके लिए चार विकल्प देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कई सारे उत्तर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो पहला है पृथ्वी, दूसरा है बुध, तीसरा ऑप्शन है शनि, या चौथा है बृहस्पति। पोल मैं लॉन्च कर रहा हूं, जल्दी से अपने पोल पर मुझे बताइए कि आपके हिसाब से सही उत्तर क्या है। हाँ, तो एक बात का जो मुझे डर था वो बात यहाँ पे हुई है। चलिए, 57% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पृथ्वी। हम लोग भूल जाते हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है और सबसे घनत्व वाला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। और कई लोगों ने बृहस्पति लिखा है। अब बृहस्पति, हम मैं जानता हूं कि क्यों बृहस्पति हम सोच लेते हैं कि उत्तर होगा, क्योंकि आपको पता है कि बृहस्पति आकार में बहुत बड़ा है। तो वैसे में लगता है कि शायद सबसे ज्यादा घनत्व भी हो। परंतु आप ये सोचिए कि घनत्व को हम परिभाषित कैसे करते हैं? याद है किसी को कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कोई अगर बता दे मुझे कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, अभय आपने लिखा, बिल्कुल सही। मालती कुसुम निर्मल, बिल्कुल सही। हाँ, तो घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान। अब देखिए, यहाँ पर जब हम मास और वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि क्यों बृहस्पति इसका उत्तर नहीं हो सकता। बृहस्पति इसका उत्तर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति एक गैसीय ग्रह है। और गैसीय ग्रह होने का मतलब क्या है कि जहां पर भी गैस होगा, गैस का घनत्व कम होता है। जहां पर कभी सतह ठोस हो, वहां पर का घनत्व अधिक होगा। तो पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है वो ठोस है। तो इसके कारण यहाँ पर का घनत्व जो है ये ज्यादा होगा। और जहां तक बात है बृहस्पति की, तो बृहस्पति क्योंकि एक गैसीय ग्रह है,
तो बृहस्पति का घनत्व कभी भी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर शनि के बारे में भी लिखा है, शनि का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी और ये है सबसे कम। सबसे कम घनत्व है शनि, क्योंकि शनि भी गैसीय ग्रह है बृहस्पति की तरह, तो इसका घनत्व और भी कम है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हो जाते हैं पृथ्वी। अब इसके बाद एक और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे गर्म ग्रह की तो हमने बात की, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। तो अरुण और वरुण के बीच में लड़ाई हो रही है। कुछ लोगों ने कहा है अरुण, कुछ लोगों ने कहा है वरुण। तो यहाँ पर भी जो समस्या हो रही थी सबसे गर्म ग्रह के साथ, वही समस्या यहाँ पर हमें सबसे ठंडे ग्रह के साथ भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सामान्यतः तो ऐसे यहाँ पर थोड़ी सी समस्या क्या है कि सामान्यतः वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह होता है। लेकिन यदि हम तापमान की बात करें कि सबसे कम तापमान किस ग्रह पर देखने को मिलता है, तो वो वरुण ना होकर के अरुण हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर इसीलिए मैं लिख देता हूं कि सामान्यतः वरुण सबसे ठंडा ग्रह होता है। लेकिन अरुण पर सबसे कम तापमान देखने को मिलता है। ठीक है? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों ग्रहों का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। और मीथेन भी, क्योंकि मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अब मीथेन की मात्रा वरुण ग्रह में थोड़ी अधिक है और अरुण में थोड़ी कम है। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि जो भी हल्का सा भी सूर्य का प्रकाश जो पहुंच पाता है अरुण और वरुण तक, उसके कारण थोड़ी सी जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करने की क्षमता वरुण में थोड़ी अधिक है और अरुण में थोड़ी कम है। तो उसके कारण ये हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के वायुमंडल में दोनों के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। पर वरुण पर, लेकिन लिख देता हूँ, सुनने में अजीब लग रहा है। ठीक है? तो इसलिए ऊष्मा का अवशोषण
वरुण पर अधिक होता है। ठीक है? तो इसीलिए इस बात को ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्यों ऐसा हो जाता है जब हम सबसे ठंडे ग्रह की बात कर रहे हैं। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के पास है? सबसे अधिक चंद्रमा, ये बताइए कि ये कौन से ग्रह के पास है? शनि ग्रह, बिल्कुल सही। ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो ये सबसे ज्यादा शनि के पास है। अब यहाँ पर पिछले साल बड़ी रोचक घटना हुई थी कि पिछले साल तक की मैं आपको एक बात बताऊं अगर, तो शनि के बारे में हमें पता था कि इनके कुल मिलाकर 82 चंद्रमा है। ठीक है? 82 चंद्रमा और 72 थे बृहस्पति के। तो बृहस्पति के पास 72, शनि के पास 82। अब 20 नए चंद्रमा की खोज हुई बृहस्पति पर। तो बृहस्पति की संख्या बढ़कर हो गई 92। तो अचानक से बृहस्पति हो गया सबसे अधिक संख्या में चंद्रमा वाला ग्रह। 12वें नंबर हो गया बृहस्पति का, 82 रह गया शनि का। और उसके बाद फिर शनि के कई सारे नए चंद्रमा फिर से ढूंढ लिए गए। और उसके बाद अब ये जो संख्या है बढ़कर 140 के ऊपर जा चुकी है। 145 है जहां तक मुझे आखिरी याद है। तो 145 तक अब जा चुकी है चंद्रमा की संख्या शनि के लिए। और बृहस्पति अभी भी 92 पर है। तो कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए बृहस्पति जो है सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया था। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद फिर से शनि वापस नंबर 1 पे आ गया। तो इसीलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हालांकि चंद्रमा की संख्या कितनी है, संख्या जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि संख्याएं बदलती रहेंगी। अभी जो मैं संख्या बताऊंगा आपको पता चलेगा कि 6 महीने बाद वो संख्या कम या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो अचानक से कह देंगे कि ये जो संख्या थी इसमें से कुछ चंद्रमा नहीं है। तो वापस से नंबर या तो कम हो जाएगा, या फिर वे कहेंगे कि नहीं, और मुझे हमें नए कुछ और चंद्रमा मिल गए हैं, तो ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। तो संख्या कितनी है ये जानना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लें कि अभी के लिए लगभग 40-45 या लगभग 50 मान लीजिए, लगभग 50 की संख्या में शनि के पास अधिक चंद्रमा है। तो सबसे अधिक चंद्रमा अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो वो शनि के पास है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ग्रहों की, तो ग्रहों को हम देखते हैं कि 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो हमारे 8 ग्रह हैं, उनको 4-4 के समूह में विभाजित किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे विशेषताएँ हैं जो कि 4 ग्रहों के साथ बिल्कुल एक समान है और बाकी 4 के साथ थोड़ी अलग-सी हैं। तो इस हिसाब से हम लोग उनको परिभाषित भी करते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे। अच्छा, वरुण और अरुण क्या है आपने पूछा, तो वरुण है नेपट्यून। वरुण है नेपट्यून और अरुण कहाँ लिखा था मैंने? अरुण है यूरेनस। अरुण है यूरेनस और यहीं पे लिख देता हूँ वरुण है नेपट्यून। ठीक है? तो यहाँ पर ग्रहों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होते हैं जिनको आप भीतरी ग्रह कह सकते हैं, और दूसरा है जिसको आप बाहरी ग्रह कह सकते हैं। ठीक है? तो भीतरी ग्रह क्या होते हैं और बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? तो आपको ये पता होगा कि हमारे सौर मंडल में शुद्ध ग्रह का भी बिल्कुल एक बेल्ट सा भी एक क्षेत्र आता है, जो कि कौन से 2 ग्रहों के बीच में, जल्दी से कोई बता दे मुझे?
हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच, है ना? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। तो भीतरी ग्रह किसको-किसको हम कह रहे हैं? यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन चारों को हम बाहरी ग्रह कह रहे हैं, ठीक है? अब सारे जो भीतरी या आंतरिक जिस तरह से आप कह लें, जितना इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट हम कहते हैं, तो इनके पास हम क्या देखते हैं कि इनके पास एक ठोस सतह होती है। यहाँ पर हमें ठोस सतह देखने को मिलता है और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो है, ये गैसीय प्लैनेट होते हैं, यानी गैसीय ग्रह होते हैं। ये सारे गैसीय ग्रह होते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी होगी कि जितने भी भीतरी ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं, उनमें यह देखने को हमें मिलता है कि इनके पास जो चंद्रमा की संख्या है वो 1-2 ही है। अब जैसे बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास बस 2 है। तो जो भी भीतरी ग्रह हैं उनके पास बस पहले 2 के पास चंद्रमा है भी नहीं और तीसरे और चौथे के पास 1 और 2 बस। लेकिन जब हम आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर आप पाएँगे कि चंद्रमा की संख्या बहुत अधिक है। आकार में भी बहुत बड़े हैं, सूर्य से भी काफ़ी दूर हैं, इसके कारण भी हम देखते हैं कि चंद्रमा की संख्या इनमें थोड़ी अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है। अब तो इसीलिए ठोस सतह और गैसीय सतह। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, वो ये है कि जो भी भीतरी ग्रह हैं, उनमें कोई छल्ला यानी रिंग देखने को नहीं मिलता और बाकी बाहर के जितने ग्रह हैं यानी बाहरी ग्रह जितने भी हैं, उन सब में छल्ला देखने को मिलता है। तो आपने शनि के बारे में तो ज़रूर सुना होगा कि शनि में हमें छल्ले देखने को मिलते हैं, परंतु सिर्फ़ शनि के चारों तरफ ही छल्ले देखने को नहीं मिलते, बल्कि हमें देखने को मिलता है कि बाकी सारे जो ग्रह हैं, उनके चारों ओर भी आपको एक छल्ला भले ही बहुत पतला-सा लेकिन देखने को मिलेगा। तो छल्ले नहीं पाए जाते और इनमें छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आप समझ लें कि किस प्रकार से दोनों के बीच में अंतर आपको देखने को मिलता है। रिंग जो कहते हैं आप, आपको जो पता होगा कि जैसे सैटर्न यानी शनि की जब हम बात करते हैं तो उनके चारों ओर आपको एक छल्ला देखने को मिलता है। तो वैसे ही छल्ले बाकी सारे ग्रहों, जो बाकी सारे बाहरी ग्रह हैं उनके चारों ओर भी है। हालाँकि बहुत पतला-सा है तो आसानी से दिखता नहीं है। लेकिन शनि के चारों ओर क्योंकि काफ़ी मोटा-सा छल्ला है तो इसीलिए नज़र आ जाता है और जितने भी हमारे भीतरी ग्रह हैं उनके आस-पास कोई भी ऐसा छल्ला देखने को नहीं मिलता। हालाँकि हम बात करते हैं कि भविष्य में जाकर ऐसा संभव है कि मंगल के चारों ओर भी छल्ले हमें देखने को मिले, क्योंकि मंगल के जो 2 चंद्रमा हैं, वो शायद भविष्य में कभी ऐसा होगा कि वे टूट जाएँगे और टूट करके वे भी एक छल्ला बना देंगे। तो इस प्रकार की बात की जाती है। तो एक को इनर प्लैनेट कहते हैं और एक को आउटर प्लैनेट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ-कुछ और खगोलीय पिंड हैं जो हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के 3 प्रकार के खगोलीय पिंड के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और तीनों थोड़े से एक जैसे ही हैं, तो इन तीनों के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को आप समझते चलें, कि इनके बीच में आखिर अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धूमकेतु की। तो धूमकेतु यानी कॉमेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो धूमकेतु क्या है? जमी हुई गैस जमी अ, जमी हुई बर्फ के गोले यानी गैस के जमे हुए गोले, चट्टान और धूल के कण से बना हुआ एक छोटा-सा खगोलीय पिंड होता है और इसमें हमें यह देखने को मिलता है कि ये धूल और गैस के कणों से बना हुआ होता है। अब ये जो छोटा-सा हम कह रहे हैं, छोटा-सा कहने का मतलब होता है कि इनकी जो त्रिज्या है, यानी रेडियस है, ये 5 से 10 किलोमीटर की हो सकती है। ठीक है? तो
एक इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे शहर के आकार के होते हैं। तो इतना याद रखेंगे कि 5 से 10 किलोमीटर इनकी त्रिज्या हो सकती है। ठीक है? 5 से 10 किलोमीटर इनकी त्रिज्या हो सकती है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनकी, तो इसीलिए याद रखेंगे कि ये 5 से 10 किलोमीटर इनकी त्रिज्या है, तो एक छोटे शहर के आकार के हो जाते हैं। फिर ये भी आप पाएँगे कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हुए आपको ये नज़र आएँगे, ठीक है? तो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब ये जब सूर्य के निकट होते हैं, तो वैसे में क्या होता है कि तापमान इनका थोड़ा बढ़ने लग जाता है और जब ये तापमान बढ़ता है, तो इनका जो मुख्य भाग है, जहाँ पर जमी हुई गैसें होती हैं, वे पिघलने लग जाती हैं। तो यही जो गैसें हैं जब अपने गैसीय रूप में आती हैं और धूल के कणों के साथ मिलकर, वो एक पूँछ जैसा बना देती हैं। तो इसीलिए पुच्छल तारा भी कई बार हम लोग कहते हैं इसे। तो ये जो पूँछ जो आपको नज़र आती है, बिल्कुल विशिष्ट सा जो पूँछ इसमें इनमें नज़र आता है, वो इसी कारण से होता है कि जब वो परिक्रमा करते हुए सूर्य के निकट आ जाते हैं, तो वैसे में क्या होगा कि ये जो गैसें जमी हुई थी, अब वे अपने गैसीय रूप में वापस जाती हैं और धूल के कणों के साथ मिलकर एक पूँछ सा बना देती हैं। तो इसीलिए हमें इस प्रकार का एक दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें आपको इनकी एक पूँछ भी नज़र आती है। तो ये इसीलिए धूमकेतु के बारे में ये बात याद रखें कि इसका जो मुख्य भाग है, ठीक है? इसका जो मुख्य भाग है, इसका जो मुख्य भाग है, इसमें कई सारे धातु हो सकते हैं, ठीक है? इसमें कई सारे धातु हो सकते हैं, इसमें अलग-अलग प्रकार के खनिज भी होते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि धूल के कण मिले हुए होते हैं। यहाँ पर कुछ गैसें भी हो सकती हैं, जैसे मीथेन गैस पाया जाता है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, तो इस प्रकार की गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसकी सतह पर। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इनके चारों ओर हाइड्रोजन का बना हुआ एक वायुमंडल होता है। ठीक है? तो एक हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल होता है, जो कि इसको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। तो इसके चारों तरफ एक हाइड्रोजन की परत होती है, तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसके वायुमंडल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो ये बात हो गई धूमकेतु की। तो धूमकेतु के बारे में क्या याद रखेंगे कि 5 से 10 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या होगी, सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमा होता है, जब सूर्य के निकट आ जाए, तो एक पूँछ सा बना देता है। हाइड्रोजन युक्त वायुमंडल है। इसमें आपको खनिज मिलेंगे, कुछ धातु मिलेंगे, जमी हुई गैसें मिलेंगी और धूल के कण मिलेंगे। ठीक है? तो ये हो गया धूमकेतु। इसके तो इसीलिए धूल, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन ये सारी जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसके बाद है क्षुद्र ग्रह जिसको हम एस्टेरॉइड भी कहते हैं। अब ये जो है ये आकार में बहुत छोटा होता है। आकार में मतलब इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो त्रिज्या 500 मीटर या उससे भी कम हो सकती है। तो एक एक तरफ लगभग हमने 5 से 10 किलोमीटर की त्रिज्या की बात की और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि केवल कितना होगा? केवल 500 मीटर मतलब 1 किलोमीटर से भी कम की त्रिज्या इसकी हो सकती है। तो इसीलिए ये हम देखते हैं कि ये क्या है, ये भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप कि इसकी इनकी जो त्रिज्या है, ये सामान्यतः हम देखते हैं कि 200 से 700 मीटर की इनकी त्रिज्या होती है, ठीक है? 200 से 700 मीटर बस, तो 1 किलोमीटर से भी कम। इनके चारों ओर कोई भी वायुमंडल नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसको वायुहीन चट्टानी समूह के रूप में देखा जा रहा है कि बिल्कुल भी वायुमंडल इनका नहीं होता कुछ भी और सामान्यतः ये देखा गया कि ज्यादातर जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ज्यादातर जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं और ये अलग-अलग प्रकार के किसी भी पदार्थ के बने हुए हो सकते हैं। ये किसी धातु के बने हुए हो सकते हैं, ये धूल के कणों के बने हुए हो सकते हैं, किसी खनिज के बने हुए हो सकते हैं, कार्बन के बने हुए हो सकते हैं। हाल ही में आपने देखा अभी पिछले सप्ताह की बात है, एक क्षुद्र ग्रह जो कि समाचार में था
देखा है आपने समाचार? कौन-सा समाचार था? बेनू, हाँ, बिल्कुल सही। बेनू था समाचार में। अब बेनू क्यों था समाचार में? बेनू क्यों था समाचार में? जल्दी से कोई बता दे मुझे। सैंपल लाया गया, बिल्कुल। ओसिरिस रेक्स ने इसका हाँ, ठीक है। तो मलबा लेकर के आए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। हुँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बेनू क्या है? बेनू को याद रखेंगे, बेनू क्या है? एक कार्बन युक्त शुद्ध ग्रह है, ठीक है? कार्बन युक्त शुद्ध ग्रह है जहाँ पर क्या भेजा गया था? ओसिरिस रेक्स को भेजा गया था, है ना? वहाँ पर ओसिरिस रेक्स को भेजा गया था। ये भेजा गया था 2016 में। 2016 में ओसिरिस रेक्स को भेजा गया था कि ओसिरिस रेक्स या पृथ्वी से जाएगा बेनू पर। बेनू से वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ वहाँ पर से उसके कुछ पदार्थों को कि ये समझने के लिए कि आखिर बेनू किस प्रकार का बना हुआ है, कहाँ किस पदार्थ का बना हुआ है, ये हमें खैर पता था कि ये कार्बन का बना हुआ है। तो कार्बन का जो जो भी कार्बन है उसका सैंपल उठा करके वहां से लाना था। तो ये जो ओसिरिस रेक्स है, ओसिरिस रेक्स इस तरह से लिखते हैं, ओसिरिस रेक्स। तो ओसिरिस रेक्स को भेजा गया बेनू पर ये गया, जा करके इसने वहां से सैंपल इकट्ठा किए और ले करके ये वापस पृथ्वी पर आ गया। तो जो कि पिछले ही सप्ताह हमने देखा कि ये वापस आया है। तो ये मिशन था और ये मिशन जो है अब ये पूरा हो चुका है। तो शुद्ध ग्रह सामान्यतः हमने देखा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं आकार में और इनके भीतर कोई पदार्थ हो सकता है, क्योंकि सामान्यतः ये माना जाता है कि जो भी शुद्ध ग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं, ये शुद्ध ग्रह किसी ग्रह से टूटकर बने होंगे। कि ऐसा संभव है कि जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में भी शायद कोई एक ग्रह रहा होगा, लेकिन दोनों तरफ से जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इतना शक्तिशाली था इस पर कि यह ठीक से बन नहीं पाया और टूटकर बिखर गया और बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया और इसीलिए यहाँ पर वही सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि किसी भी ग्रह पर पाए जाएँगे। यानी मंगल जैसा या पृथ्वी जैसा जो ग्रह है, इसमें जिस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, इसके सतह पर जिस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, वैसा ही पदार्थ यहाँ पर भी पाया जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई धातु मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन मिल जाता है, कुछ दूसरे खनिज मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर किसी शुद्ध ग्रह पर हो सकती हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि प्रारंभ में ये मंगल और बृहस्पति के बीच में किसी ग्रहीय पिंड का निर्माण के कारण शुरू हुआ होगा और वह टूटकर बिखरा होगा और कई सारे शुद्ध ग्रहों में ये जो ग्रह है ये विखंडित हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं उल्का, उल्काभ और उल्का पिंड। अब इसके बारे में भी ज़रा समझें कि ये तीनों आखिर क्या है? उल्का का मतलब क्या है? उल्काभ का मतलब क्या है? और उल्का पिंड का मतलब क्या है? तो उल्का हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मीटियोर, उल्काभ कहते हैं मीटियोरॉइड और इसको कहते हैं मीटियोराइट। ठीक है? तो इस प्रकार से इन तीनों को लिखा जाता है मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट। अब ये तीनों हैं तो एक ही जैसे, ठीक है? इन तीनों में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि तीनों की संरचना एक प्रकार की होती है, पाए जाने वाले पदार्थ सब कुछ एक ही है। अंतर कहाँ पर है ये समझते हैं, ठीक है? अंतर कहाँ पर है ये समझते हैं। तो अभी तक हमने बात की है शुद्ध ग्रह के बारे में और हमने बात की है कॉमेट के बारे में।
अब इन दोनों के बारे में जो हमने बात की, तो सबसे पहले तो हमने यह समझा कि जो पुच्छल तारे होते हैं, वो बहुत बड़े हैं, क्षुद्र ग्रह उनसे छोटे हैं और उल्काब जो है उनसे भी छोटे हैं। तो उल्काब किसको कहते हैं? सबसे पहले उल्काब समझते हैं कि उल्काब किसको कहते हैं। तो उल्काब के बारे में ये याद रखिए कि उल्काब तो बहुत छोटे होंगे, मतलब इनकी त्रिज्या छोड़िए, इनका व्यास 10 मीटर का हो सकता है। तो कहाँ कम से कम 200-300 मीटर का हमारा क्षुद्र ग्रह है, ये तो बिल्कुल छोटे से हैं। तो इनका व्यास जो है ये 10 मीटर तक का होता है, या धूल के कण जैसे बिल्कुल छोटे से हो सकते हैं ये। अब ये भी लोहे के लौह के बने हुए हो सकते हैं, पत्थर के बने हुए हो सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के निकल के बने हुए हो सकते हैं। तो ये सारे हो सकते हैं, छोटा-सा बिल्कुल होगा ये, बिल्कुल धूल के आकार का या फिर छोटा-सा पत्थर जैसा, कंकड़ जैसा छोटा-सा होगा बिल्कुल। ठीक है? तो इसको उल्काब कहा जाता है और ये कहीं भी सौरमंडल में पाया जाएगा, ऐसे इनकी कोई परिक्रमा अवधि नहीं होती। सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हुए आपको नज़र नहीं आएँगे। बस ये समझ लीजिए कि अपने सौरमंडल में बस टहल रहे होंगे, है ना? सौरमंडल में टहल रहे होंगे। अब वैसे में क्या होगा कि टहलते-टहलते हो सकता है कि वे पृथ्वी के निकट आ जाएँ और पृथ्वी के एक बार निकट आने लग गए, तो पृथ्वी का तो खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर खींचने लग जाएगी, ठीक है? पृथ्वी अपनी ओर खींचने लग जाएगी। तो वैसे में जब वो पृथ्वी की ओर खींचता चला आए ऐसा कोई उल्काब और पृथ्वी की वायुमंडल में पूर्ण रूप से जल करके राख हो जाए, क्योंकि वहां पर का ताप बहुत होगा घर्षण के कारण, है ना? वायुमंडल में जो वायु है उसके साथ घर्षण होगा और घर्षण के कारण बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर से इसका जो तापमान है वो बहुत बढ़ जाएगा और इस ऊष्मा के कारण वो जलकर राख हो जाएगा। तो अगर हमारे वायुमंडल में ये उल्काब जलकर राख हो गया, तो वैसे में इसको हम उल्का कहते हैं, ठीक है? वैसे में उल्का कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये पूर्ण रूप से जलकर राख ना हो और पृथ्वी पर आकर के गिर जाए, बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल छोटा-सा पत्थर ही गिरे या बिल्कुल छोटा-सा कंकड़ ही गिरे, परंतु यदि ऐसा होता है कि पृथ्वी की सतह पर यह गिर जाए, तो वैसे में इसको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है? तो उल्काब कब कहेंगे? उल्काब तब कहेंगे जब अपने सौर मंडल में ये आराम से घूम फिर रहा हो। जब वो पृथ्वी के निकट आ जाए और वायुमंडल में पूर्ण रूप से जलकर राख हो जाए, तो वैसे में उल्का कहेंगे। और यदि पूर्ण रूप से जलकर राख ना हो और पृथ्वी की सतह पर गिर जाए, तो वैसे में इसको उल्का पिंड कहेंगे। तो इस प्रकार से इन तीनों के बीच का अंतर आपको समझना होगा। तो उल्काब जो पृथ्वी की वायुमंडल से गुजरते ही जल जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, उनको उल्का कहा जाता है। और उल्काब जो पृथ्वी की वायुमंडल में जलने से बच जाता है, यानी पूर्ण रूप से जो नहीं जलता और परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह से टकराता है या पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है, उसको हम लोग उल्का पिंड कहेंगे। तो इस प्रकार से इन तीनों के बीच का अंतर समझिए कि जब हम उल्काब की बात कर रहे हैं, ये हो गया उल्काब। तो जब हम उल्काब की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? ये अंतरिक्ष में कहीं पर है। उल्का कब कह रहे हैं? उल्का कब कह रहे हैं? जब वह पृथ्वी की सतह पर आ जाए, इस प्रकार से आपको जो टूटता हुआ तारा हम लोग कहते हैं ना, टूटता हुआ तारा, और ये हो गया उल्का पिंड। यदि ये पृथ्वी की सतह पर गिर जाए, तो इसको फिर उल्का पिंड कहेंगे। तो होता है ना, टूटते हुए तारे को देख करके कई लोग कहते हैं कि टूटते हुए तारे को देख करके अगर आप कुछ अपनी मनोकामना माँगते हैं, तो हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ शायद डायनासोर के साथ हुआ था कि डायनासोर ने भी अपनी मनोकामना माँगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मनोकामना पूरी हो गई, कि जितना उन्होंने माँगा उससे ज़्यादा, कहते हैं कई बार कि जितना माँगो उससे ज़्यादा मिल जाए। तो ये हो गया डायनासोर के साथ कि उन्होंने जितना माँगा उससे ज़्यादा उन्हें मिल गया, कि उन्होंने, और इसके कारण हम देखते हैं कि उनका पूर्ण रूप से विनाश हो गया। एक सामूहिक विनाश एक प्रकार से कह लीजिए। और केवल डायनासोर ही नहीं, बल्कि हुआ क्या, एक बार मैं आपको अगर बता दूं एक बार कि हुआ क्या था, कि जब डायनासोर हुआ करते थे पृथ्वी पर, तो एक बार ऐसा हुआ कि उल्का पिंड जो है, एक बहुत बड़ा उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी से टकरा गया और कई सारे उल्का पिंड एक साथ गिर गए। और इसके कारण क्या हुआ कि पृथ्वी के से गिरने के साथ ही जो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से टकराते ही जो यहाँ से धूल के कण जो उठे, एक प्रकार से कह लीजिए, जो इसके कारण जो विस्फोट जैसा हो गया,
तो यहाँ पर से धूल के कण वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में निकले और फिर एक बादल जैसी परत चारों ओर बन गई। उसके कारण सूर्य की जो रोशनी है फिर पृथ्वी की सतह तक पहुंचनी बंद हो गई। तो उसके कारण जो भी वनस्पति थी उसमें अब प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं था। तो ये सारे जो अ, हमारे वनस्पति हैं वे मरने लग गए। वनस्पति के मरते ही उस पर निर्भर जितने भी बाकी जंतु हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी पर उस समय जितने भी जीव पाए जाते थे, उन सारे जीव के उन उन सारे जीव का लगभग 85% हिस्सा जो है वो इसमें चल बसा। उन सबकी मृत्यु हो गई। तो करीब लगभग समझ लीजिए 85% जितने भी अलग-अलग प्रकार के जीव पाए जाते थे, अलग-अलग प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थी, वे सब नष्ट हो गईं। उन सब की मृत्यु हो गई और केवल कुछ 15 ही प्रतिशत ऐसे हैं, जो कि इसमें बच पाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक प्रकार से एक सामूहिक विनाश इनका हो गया और ये सारे जो अलग-अलग प्रकार के जितने भी जीव उस समय पाए जाते थे, उन सब की मृत्यु हो गई एक साथ क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी कुछ बड़े-बड़े जो ऐसे ये थे, उन सबका एक साथ में विनाश हो गया। तो अंततः हमने देखा कि इसके कारण डायनासोर तो गए ही और डायनासोर के साथ-साथ कई सारे अलग-अलग जो उस समय जो भी जीव पाए जाते थे, उन सब का नाश हो गया, जिसको हम एक प्रकार से सामूहिक विलोपन भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। तो क्योंकि लगभग 85% बहुत होता है। आज के दिन में सोचिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो कुछ जीव हैं जिनकी मृत्यु हो जा रही है, वो लगभग 1% भी नहीं है। अभी जो हुआ है अभी तक, वो 1% भी नहीं है और उस समय समझिए कि 85% एक बार में विलुप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो है, ये क्यों हुआ था? ये उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ था। अब इसके बाद आता है क्यूपियर बेल्ट। तो जहां तक बात है क्यूपियर बेल्ट की, तो क्यूपियर बेल्ट क्या है? कुइपर बेल्ट कहते हैं। अब ये क्या है? तो अभी तक हम जानते हैं कि चलिए 9 हमारे 8 ग्रह हैं, 9 मैं बोलता चला जाता हूँ। भूल नहीं पाता कि बेचारे प्लूटो के साथ गलत हुआ क्योंकि हमने जो वहाँ पर पढ़ा कि क्यों तीसरा उस समय क्या हुआ था कि देखा गया था कि एरीज़ है, प्लूटो के पास है, प्लूटो जैसा ही दिखता है, गोलाकार भी है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रहा है, ये सारी बातें हमने समझी। एक बात और भी थी कि उस समय यह दिखा था कि एरीज़ जो है वो प्लूटो से बड़ा है। अगर शायद प्लूटो से छोटा हमें दिखा होता तो शायद हम इन बातों को छोड़ देते, इन पर ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन दिखा कि एरीज़ प्लूटो से बड़ा भी है, गोलाकार भी है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा भी कर रहा है। तो वैसे में बात हुई कि फिर इसको ग्रह क्यों नहीं कहा जाए, इसको भी ग्रह कहना होगा। तो इसीलिए ये सारी समस्याएँ हुई कि फिर नया मापदंड जोड़ा गया, प्लूटो ने अपनी ग्रह होने की सदस्यता जो प्लूटो की थी वह खत्म हो गई। ये सारी चीज़ें हुई। बाद में पता चला कि एरीज़ असल में प्लूटो से छोटा है। शुरुआत में तो हमें ऐसा लगा था कि एरीज़ प्लूटो से बड़ा है, इसीलिए इतनी सारी समस्याएँ शुरू हुई, इतना वाद-विवाद हुआ। बाद में पता चला कि एरीज़ प्लूटो से छोटा ही है। तो अगर पहले से पता होता कि एरीज़ प्लूटो से छोटा है, तो शायद आज भी हम 9 ग्रहों की बात कर रहे होते। तो जो प्लूटो के साथ हुआ वो ठीक नहीं था। प्लूटो के साथ जो हुआ वो गलत था। तो आज भी कई लोग हैं जो कि प्लूटो के इस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएँगे तो हैशटैग होता है ना इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे हैशटैग भी है जिसमें जस्टिस फॉर प्लूटो लिखा हुआ है कि प्लूटो के साथ न्याय करो। तो कई लोग हैं जो इस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो कि चाहता है कि प्लूटो को दोबारा ग्रह बना दिया जाए क्योंकि प्लूटो की क्या गलती? गलती तो हमारी थी कि हमारे हमारी जो गणना थी वो गलत थी। हमने जो
देखा वो गलत देखा, हमारे दूरबीन उतने अच्छे नहीं थे कि हमें पता चल पाता कि प्लूटो बड़ा है कि एरीज़ बड़ा है। तो जो प्लूटो के साथ नाइंसाफ़ी हुई वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ख़ैर, तो क्यूपियर बेल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्यूपियर बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वरुण के बाद पाया जाता है। ये वरुण ग्रह हो गया, ये वरुण ग्रह हो गया और वरुण के बाद, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि ये प्लूटो है ना? ये प्लूटो है। तो वरुण के बाद एक यह क्षेत्र देखा जाता है, ये पूरा क्षेत्र देखा जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कहा जाता है कुइपर बेल्ट। अब ये जो कुइपर बेल्ट है, इसकी महत्ता को भी समझिए, ठीक है? ये पूरा क्षेत्र जो है, इसको हम लोग कह रहे हैं। तो अब क्या है, आप सूर्य से काफ़ी दूर आ चुके हैं, है ना? सूर्य से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अब सूर्य से दूर आ चुके हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण जो है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यहाँ तक तो काफ़ी मध्यम हो चुका होगा, काफ़ी कमज़ोर हो चुका होगा। तो इसके कारण हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे छोटे-छोटे खगोलीय पिंड पाए जा सकते हैं। तो यहीं पर आपको दिखेगा कि कई सारे जो धूमकेतु होते हैं वो यहीं पर होते हैं। कई सारे छोटे-छोटे जो उल्काब हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। कई सारे जो हमारे कुछ-कुछ शुद्ध ग्रह भी हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कई सारे जो वामन ग्रह हैं वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि सूर्य से अब काफ़ी दूर आ चुका है, तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना शक्तिशाली यहाँ तक नहीं है। तो इसके कारण क्योंकि यही सारे जो छोटे-छोटे खगोलीय पिंड हैं, यदि ये पिंड सूर्य से थोड़ा निकट होते, तो फिर ऐसा होता कि सूर्य इसे अपनी ओर खींच लिया होता। परंतु क्योंकि अब आप दूर आ चुके हैं सूर्य से, तो इसके कारण यहाँ पर ये इस क्षेत्र में रह पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ कई छोटे-छोटे पिंड पाए जाते हैं, जैसे वामन ग्रह, शुध ग्रह, धूमकेतु, उल्काब इत्यादि, है ना? क्योंकि यह क्षेत्र सूर्य से काफ़ी दूर है तथा सूर्य का गुरुत्व यहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्यों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये हम देखते हैं कि लगभग 30 से लेकर 55 खगोलीय इकाइयों तक ये विस्तृत होता है। तो खगोलीय इकाई आपको पता है, खगोलीय इकाई का मतलब क्या होता है? कोई जल्दी से मुझे अगर बता दे, खगोलीय इकाई का मतलब? हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, बिल्कुल सही बात।